नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। कल शाम को लखनऊ में भाजपा कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम आवास पर यह बैठक होगी। भाजपा की कोर कमेटी की बैठक कल। सीएम योगी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बैठक में शामिल होंगे। ब्रजेश पाठक के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कल भाजपा कोर कमेटी की बैठक होगी। सीएम आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। इस बीच आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे बड़ी खबर है, अतीक के बेटे असद का नाम एफआईआर में जोड़ा गया है। अतीक के गुर्गे शाबिर सदाकत का नाम भी जोड़ा गया है एफआईआर में। घटना के बाद दर्ज एफआईआर में तीनों का नाम नहीं था। अतीक के तीसरे बेटे असद को भी नामजद किया गया है। जांच बढ़ने के साथ ही असद को भी नामजद किया गया है। तीनों के खिलाफ हत्या समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 24 फरवरी को उमेश पाल की गोली मारकर हत्या हुई थी। उमेश पाल हत्याकांड में इस बीच आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। उमेश पाल शूटआउट कांड से जुड़ी बड़ी खबर है। मजाकुद्दीन के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मजाकुद्दीन अतीक अहमद का फाइनेंसर था। अहमदपुर में जीटी रोड पर आलिशान मकान है। पुलिस फोर्स, राजस्व, पीडीए के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चले ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सैयद, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? उमेश पाल हत्याकांड में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी बता दे पूजा आपको कि लगातार उमेश पाल हत्याकांड से जो भी तार जुड़े हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। जहां पहला इनकाउंटर तो दूसरा खालिद के घर, तो तीसरा सफदर पर कार्रवाई, तो आज चौथी मकसूद प्रधान के घर पर कार्रवाई हो रही है। असरावल के आपके अहमदपुर में ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ बुलडोजर, करीब 4 बुलडोजर लग के इस मकान को ध्वस्त किया है और एक पोकलाइन लगी है जो अंतिम दौर की कार्रवाई कर रही है। और ये करीब पिछले 1.5 घंटे से ये कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें, मगर यहाँ के जो प्रॉपर्टी के ऑनर थे उनका कहना था, जो कि मकसूद के समझी लगते हैं और उनकी बहू तौहीद के पिता है, उनका कहना था कि मकसूद की ये पुश्तैनी जमीन थी जो कि अपनी बहू को उन्होंने गिफ्ट करी थी। जिसके बाद तौहीद और उनके पति शाहनवाज बैंक से लोन लेकर इसको बनवा रहे थे। तौहीद और शाहनवाज दोनों ही पेशे पे टीचर हैं और आज पीडीए की बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है और यहाँ पर बाबा का बुलडोजर और पुकलैंड गरज रहा है और लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। ये भी आरोप है कि मकसूद प्रधान ने अतीक अहमद के सूत्रों की मदद की थी, फंडिंग करी थी, ऐसे आरोप लगे हैं। जिसके बाद ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। ये नजारा हम ग्राउंड जीरो पे आपको दिखा रहे हैं। लगातार यहाँ पर उमेश पाल हत्याकांड के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, मौके पर आमिर कैसी पुलिस व्यवस्था देखने को मिल रही है ग्राउंड जीरो पर? क्योंकि कल भी जब तमाम बुलडोजर पहुंचे हुए थे, उस दौरान भी जब कार्रवाई हो रही थी तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। क्या पहले से नोटिस दिया गया इस मकान को गिराने से पहले? जी बता दें, इन्होंने अगस्त में एक एप्लीकेशन दी थी नक्शा पास कराने के लिए और जिसके बाद इनसे जवाब मांगा गया था। इन्होंने जवाब दाखिल किया, मगर जब यहाँ मौके पर सचिव पहुंचे पीडीए के, जब यहाँ के मकान के ऑनरों ने उनसे बात की तो उनका कहना था कि आपका नक्शा पास नहीं है, ये नक्शा कैंसिल हो गया। और यहाँ पर कई थाने की फोर्स हम आपको दिखा दें, यहाँ पर कई एसीपी और सारी व्यवस्थाएं और कई एसीपी और पुलिस के पास कई फोर्स लगी है। और आप बता दें, ग्रामीण इलाके हम आपको दिखाएंगे, यहीं पे एयरफोर्स की जमीन भी लगती है, अगल बगल ये एयरफोर्स का इलाका है, तो ये एयरफोर्स की बाउंड्री है।
पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से बटालियन पुलिस की और पीएसी और सारे लगाए गए हैं। यहाँ पर चार चौबंद व्यवस्थाएं हैं, जिसके बीच बाबा का बुलडोजर आज यहाँ पर गरज रहा है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। जहाँ एक तरफ प्रॉपर्टी के ऑनर का कहना है कि अवैध तरीके से कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड से जोड़कर इस पर कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, जहां पर ये कार्रवाई लगातार जारी है। फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए सैयद मोहम्मद आमिर जुड़े। हालांकि जो तस्वीरें आमिर साझा कर रहे थे वो तस्वीरें आपके साथ साझा नहीं हो पाई हैं, लेकिन इस बीच आपको हम जरूर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और महकमा ग्राउंड जीरो पर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। दूसरी तरफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन मामले में दोषी 6 पुलिसकर्मियों को विधानसभा ने 1 दिन के लिए कारावास की सजा सुना दी है। आपको बता दें, इन्हें तारीख बदलने तक विधानसभा के अंदर ही बने लॉकअप में रहना होगा। इन पुलिस वालों को विधानसभा की विशेषाधिकार हनन समिति ने सर्वसम्मति से दोषी ठहराया था। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन में सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि लॉकअप में रहने के दौरान पुलिस वालों का कोई उत्पीड़न नहीं होगा, उन्हें लॉकअप में खाने पीने की सुविधा दी जाएगी। सरकार की जो सख्त नीति है उसके कारण आज उत्तर प्रदेश के अपराधी उत्तर प्रदेश में निवास नहीं करना चाहते हैं। आप देखते होंगे कि वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जेलों में नहीं रहेंगे, हमको जो है किसी और प्रदेश के जेलों में भेजा जाए और दूसरे प्रांतों में फर्जी मुकदमे करा करके वो जेल के अंदर जा रहे हैं। आज कानून का राज इस तरह का स्थापित माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जब मैं स्टालिन के जन्मदिन के समारोह में शिरकत करने के लिए चेन्नई गया था, उस दौरान सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवाद शब्द को लेकर बयान दिया, जो बेहद ही दुखद है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय समाजवाद के साथ ही आगे बढ़ा है। बिना समाजवाद के सबका साथ सबका विकास संभव ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, समाजवाद हमारे लिए बड़ी बात है। क्या मुख्यमंत्री ये बताएंगे? और आपने तो सदन की कार्रवाई देखी होगी, जब मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछा कि किस अंग्रेजी स्पीच को मुख्यमंत्री जी ने हिंदी में पढ़ा है, क्या वो बता पाई थी? वो बता पाए थे क्या संसदीय कार्य मंत्री बता पाए थे क्या? क्योंकि ब्रिटेन की जो महिला प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने किस बारे में कहा, वो कैपिटलिस्ट के पक्षधर थे, उसलिए उन्होंने कहा था। मार्गरेट थैचर की स्पीच है ये, जो स्पीच है ये मार्गरेट थैचर की है, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा। और ये बताइए, मार्गरेट थैचर की स्पीच को हिंदी में लिखकर गिराया, शर्म नहीं आती इन लोगों को? प्रयागराज की घटना पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अब तक उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना ऐसी नहीं हुई जिसके बाद अपराधी पकड़े ना गए हों। यहां भी अपराधी पकड़े जाएंगे। प्रयागराज में भी दोषियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो। भाजपा की सरकार का मतलब सबका साथ सबका विकास है। देखिए, पुलिस को कार्रवाई करने दीजिए और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा रखिए। और जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, कोई भी ऐसा अपराध किया हो और उसका खुलासा ना हुआ हो, और जो अपराध करने वाला हो उसको पकड़ा ना गया हो, उसको सजा ना दिलाई गई हो, 6 साल में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। और हमारी सरकार की बहुत लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड 5 मार्च को एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। ये प्रदर्शन सऊदी अरब में हजरत मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा के मजार के पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग और शिया समुदाय पर हो रहे पूरी दुनिया में जुल्म के खिलाफ किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव यासूब अब्बास ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाएंगे। देखिए, इस बार जलसा इसलिए है क्योंकि इस साल 8 शव्वाल को 100 साल मुनक्किद हो रहे हैं, लिहाजा इनेदाम जन्नतुल बकी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। लिहाजा हमने यहाँ के ऊपर बड़े इमामबाड़े में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बहुत बड़े इज्तिमा का इनेकाद किया है, ताकि हम
किस तरीके से लाएअमल मुरतब करें और हम हुकूमत हिंदुस्तान से सऊदी हुकूमत के ऊपर किस तरीके से दबाव डलवाएं ताकि वहाँ के ऊपर जन्नतुल बकी की दोबारा रोज़ों की तामीर हो सके। लिहाजा इस सिलसिले में जो प्रोग्राम रखा गया है उसके अंदर पूरे मुल्क से उलमा, खुतबा, वाइदीन, ज़ाकिरीन सब आ रहे हैं। बहुत हाथरस बुलगड़ी कांड में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी संदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, तो वहीं अन्य आरोपी रामू, रवि और लवकुश को बरी करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि पीड़िता के अधिवक्ता महिपाल सिंह ने यह जानकारी साझा करी। बुलगड़ी में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक युवती पर हमला हुआ था। युवती के भाई ने गांव के ही संदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सीबीआई ने इस मामले में 67 दिन की जांच के बाद 18 दिसंबर 2020 को चारों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की धाराओं में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। करीब 300 रुपए की लागत से आगरा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किए गए ICCC यानी कि इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भी शहर में अभी भी कई सारे कैमरे खराब पड़े हुए हैं। खराब कैमरों की तादाद करीबन 25% तक है। ये हाल तब है जब हाल ही में G20 समिट के नाम पर शहर को चमकाने की कवायद में बड़े स्तर पर कैमरों को ठीक भी किया गया था। वहीं स्मार्ट सिटी के CEO अंकित खंडेलवाल से बात की तो उनका कहना है कि मैं इस प्रोजेक्ट की समीक्षा करने जा रहा हूं। शहर की स्मार्ट अप्रोच बनाने में इस प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। नहीं, निश्चित तौर पे अभी मुझे डिटेल में इसको देखना बाकी है। हालांकि जो ICCC का मकसद था कि पूरे शहर को कैमरों से लैस करते हुए पूरे शहर की गतिविधि पे नज़र रखना, और जैसा कि आपने कहा कि इमरजेंसी के समय एक रिस्पांस सिस्टम के तौर पे हम लोग वर्क कर पाएँ। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जितने भी कैमरे लगे हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि वो सारे फंक्शन है या नहीं। तो उसमें हम लोग एक समीक्षा कर रहे हैं। जो भी कैमरे दुरुस्त नहीं है उनको दुरुस्त कराया जा रहा है। दूसरा फोकस ये भी रहेगा कि ऐसे एरिया आइडेंटिफाई किए जाएं जहां वर्तमान में कैमरों की आवश्यकता है और उन एरिया को भी सैचुरेट किया जाए। और इनके साथ साथ यहाँ पे जो कैमरों के आधार पे जो फीड आता है और उस पर जो रिस्पॉन्स होना होता है, उस मैकेनिज्म को भी स्ट्रेंथन करने पे हमारा ध्यान रहेगा। देखिए, हम लोग डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डेली बेसिस पर हम कैमरों को लाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इसके अलावा जैसे शहर में बहुत सारे निर्माण कार्य वगैरह चल रहे हैं, कहीं मेट्रो का काम चल रहा है, कहीं डक्टिंग चल रही है, कहीं सीवर लाइन की खुदाई हो रही है, तो उसकी वजह से हमारे काफ़ी कुछ कैमरे खराब हो जाते हैं क्योंकि लाइनें कट जाती हैं। तो हमारी टीम बार बार जाकर के उनको रिस्टोर करती है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में वसंतोत्सव 2023 का आगाज कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राजभवन में मौजूद रहे। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से इस आयोजन में शामिल होने की अपील की है। राज्यपाल गुरमीत सिंह का साफ तौर पर कहना कि राजभवन में इस आयोजन का नजारा बेहद खूबसूरत है। उद्घाटन के पहले ही दिन काफी तादाद में लोगों की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा करती है कि लोग इस आयोजन को लेकर आखिरकार उत्साहित कितने हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वसंत ऋतु में मां सरस्वती की सबसे ज्यादा आराधना की जाती है। वसंत ऋतु सबके लिए खुशी, प्रसन्नता और प्रगति का प्रतीक है। देखिए, यहाँ बसंत ऋतु के आगमन से ये ऋतु हम सबके प्रगति का घोतक है, उन्नति का घोतक है, आगे बढ़ने की घोतक है। और हर प्रकार से मैं कहूँ कि एक खुशी के रूप में बसंत ऋतु और माँ सरस्वती की सबसे ज़्यादा स्तुति करने का ये बसंतोत्सव का जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये 3 दिवसीय, ये निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए, चूँकि जहाँ पुष्प के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जिस पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, वह एक अच्छा मंच और एक अच्छा स्थान जिसमें 700 से भी ज़्यादा ग्रुप हमारे इसमें भाग ले रहे हैं। कुछ आपका उत्साह, आपका हर्ष, आपकी पार्टिसिपेशन देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज 3 दिवसीय स्प्रिंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है, वसंत उत्सव 2023। सच कहूं तो आज का दिन बिल्कुल अलग ही लग रहा है।
क्योंकि आज जो हमारे पुष्प की पार्टिसिपेशन है, हमारे कृषकों की पार्टिसिपेशन है, आज के इस इवेंट के अंदर में बहुत नई चीजें हैं जो पहले नहीं हुई है। रामनगर जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए 28 से 30 मार्च तक रामनगर में होने वाली G20 बैठक को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि नैनीताल जिले की सीमा गड़पू बैरियर से रामनगर के ग्राम ढीकली तक क्षेत्र को कई सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि यह बैठक ढीकली स्थित ताज और नमहा रिजॉर्ट में आयोजित होगी। साथ ही उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में बाहर से आने वाले डेलीगेट्स का भ्रमण होगा उस इलाके में साफ सफाई और सड़कें दुरुस्त करने, साथ में स्वास्थ्य, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सड़क किनारे अतिक्रमण और प्रचार प्रसार के लिए लगे बोर्ड्स को हटाया जाएगा और साथ ही सरकारी भवनों, स्कूलों के बाहर साफ सफाई के अलावा रंगाई पेंट्स के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस मोमेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि रामनगर में जब G20 का कॉन्फ्रेंस होगा तो इसका एक जो पूरा हाईलाइट आपका होगा रामनगर का एरिया, पूरा उत्तराखंड होगा। और जो कॉन्फ्रेंस हमारी 28, 29, 30 तारीख को है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने चारधाम यात्रा की तैयारियां आधी अधूरी बताई हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार ये दावा कर रही है कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां कर ली गई हैं, तो फिर यात्रियों की संख्या सीमित क्यों की जा रही है? असलियत यह है कि सरकार की यात्रा को लेकर कोई तैयारी नहीं है। गणेश गोंदियाल ने कहा कि चारधाम यात्रा पर निर्भर रहने वाले लोग हर साल यात्रा शुरू होने का इंतजार करते हैं, लेकिन सरकार ने यात्रियों के पंजीकरण को सीमित कर दिया। उन्होंने यात्रा में उत्तराखंड के लोगों के भी रजिस्ट्रेशन के लिए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उत्तराखंड के लोगों के ऊपर अनावश्यक बोझ डाल दिया है। और तैयारियां सरकार जो कुछ कर रही हो मैंने जानता, पर सरकार की तैयारियों की पोल इस रूप में अपने आप खुल गई है कि सरकार ये कह रही है कि हम यात्रियों का पंजीकरण को लिमिटेड करेंगे। जब सरकार की तैयारियां हैं तो लिमिटेड क्यों करेंगे? सरकार आने दे लोगों को। उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति जो इस काम में जुड़ा हुआ है वो साल भर इंतजार करता है कि यात्रा शुरू हो, और उस पर अब सरकार का ये कहना कि हम पंजीकरण को सीमित कर देंगे, तो इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब सरकार की कोई तैयारियां नहीं है। गैस सिलेंडर्स के दामों में इजाफा को लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस ने आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में भारी तादाद में महिलाओं के साथ ही कांग्रेस भवन में चूल्हे के सामने बैठकर अपना विरोध जताया गया। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का साफ तौर पर कहना है कि जिस वादे को लेकर भाजपा ने केंद्र और प्रदेश में अपनी सरकार बनाई वो झूठा साबित हुआ है। सरकार महंगाई बढ़ाकर गरीबों को कुचलने का काम कर रही है। देखिए, ये सरकार हमेशा महिलाओं को के हित की बात करती हुई नजर आई, लेकिन जब कुछ करने की बात हुई तो ये कभी महिलाओं के हित के लिए कुछ नहीं करती। आज आपने देखा होगा कि फिर से जो घरेलू गैस सिलेंडर के जो रेट हैं वो 50 रुपए और जो कमर्शियल सिलेंडर के रेट है वो 350 रुपए फिर से बैठ गए। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और उसके ऊपर से सरकार का महिलाओं के किचन पे जो ये रोज के रोज अटैक हो रहा है, इसके खिलाफ ये प्रदर्शन था। और हमारी सरकार गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर डीडी चौक पर महानगर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ भी नारेबाजी करी। कार्यकर्ता हाथ में महंगाई के खिलाफ तख्तियां लिए हुए थे और इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष मीना शर्मा ने कहा कि जिस वादे को लेकर बीजेपी ने केंद्र और प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है वो तमाम वादे झूठे साबित हुए हैं। देखिए, बहुत जल्दी में यहाँ पर भारत देश में महंगाई हुई है। गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपये और वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे देशवासियों को एक तोहफा दिया है होली का। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।